नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आज आप सभी मुझे हम भी कलाम चैनल पर सुन रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने अपना केवीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था और आज मैं आप सभी के साथ अपनी केवीएस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो रही थी वो शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, अभी आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि कैसे स्टार्ट करें, स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, किस पर विश्वास करें, कोचिंग ले या नहीं ले, और सेल्फ कर रहे हैं तो फिर क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, सेल्फ करेंगे तो कुछ मिस तो नहीं हो जाएगा। तो फिर आज मैं आप सबके साथ इन सभी पॉइंट्स पर बात करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था, मैंने अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो फिर मैंने उसी से स्टार्ट किया था अपना कि चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। मैंने सबसे पहले एक कॉपी ली, उसमें अपना एक पेज पे इंट्रोडक्शन लिख दिया, जो मैं अपनी तरफ से लिख सकती थी, जो मैं बता सकती थी। और फिर उसके बाद लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं लिखा गया था, तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया कि जिसमें टिप्स बताए गए थे कि अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करना है, ये बताना है, ये चीज़ें नहीं बतानी है, आपको क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए, अपनी अचीवमेंट्स कैसे बता सकते हैं, कुछ यूनिक कैसे डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने सर्च आउट की और फिर वो लिख ली और दोबारा अपना जो इंट्रोडक्शन था वो दोबारा लिखा, क्योंकि इसमें मैंने क्या था कि जब भी मुझे कहीं से कुछ नया पॉइंट पता लगता था कि हाँ ये चीज़ अच्छी कही, किसी से सुन ली, वो मैं अपने इंट्रोडक्शन में ऐड ऑन कर लेती थी ताकि वो इम्प्रूव होता रहे। फिर मैंने क्या किया, मेरा दूसरा पॉइंट था कि मुझे इंग्लिश में भी प्रिपेयर होके जाना है, मुझे ये अपना वीक पॉइंट नहीं रखना है। बेशक मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, स्पोकन इंग्लिश, स्टिल मुझे अपनी तरफ से एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो प्रिपेयर करके जाना ही है, क्योंकि ये मुझे एडवांस में पता है कि हाँ ये बातें मुझे बोलनी है। तो उसके लिए मैंने वो प्रॉपर अच्छे से इंग्लिश में लिख लिया। आप चाहे तो किसी से रीचेक भी करवा सकते हैं कि मैंने सब सही लिखा है ना, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है। फिर उसके बाद आप उसे अच्छे से लर्न कर ले, उसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मिरर में प्रैक्टिस करें कि आप उसे नेचुरली बोल पा रहे, कि कोई नींद से उठा के भी पूछे तो आप बिल्कुल ऐसे सटासट वो अपना इंट्रोडक्शन दे पाए। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूँ मुझे एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फिर मैंने केवीएस के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जिसके लिए सबसे क्रेडिबल सोर्स, सबसे विश्वसनीय सोर्स क्या होगा, खुद केवीएस की वेबसाइट। उस पर मैं गई, केवीएस का लोगो देखा कि कैसा लोगो है, उसका मोटो क्या है, फाउंडेशन डे, और उसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में फिर सर्च आउट किया। और जो केवीएस की तरफ से जो इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, केवीएस को एक तरह से लैब की तरह देखा जाता है, एजुकेशन लैब की, सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे किए जाते हैं और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो देश के बाकी स्कूल्स में अप्लाई किए जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ढूंढे, पहले सिर्फ उनके नेम सर्च आउट कर ले कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और उनके बारे में डिटेल्स फिर आप एक एक करके सर्च कर करके लिख सकते हैं अलग अलग पेजेस पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि मुझे डेमो के लिए अगर कहा गया तो मैं क्या करूँगी। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट टू फिफ्थ एनसीईआरटी जो बुक्स थी मैंने वो शांति से सारी पढ़ ली। उनमें जो जो मुझे एक्टिविटीज़ मिली, क्योंकि उनमें बहुत चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इधर से ढूंढ के लाऊँ, वहाँ से ढूंढ के लाऊँ। आप उन एक्टिविटीज़ को देखिए और उनमें कुछ थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देंगे ना तो बेस्ट एक्टिविटीज़ है। तो फिर मैंने यही किया, फर्स्ट टू फिफ्थ सभी बुक्स अच्छे से पढ़ी, स्पेशली हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस। उसके बाद और वो आपको साथ के साथ नोट डाउन भी कर लेनी है वो एक्टिविटीज़, मतलब मैंने तो की थी। फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास की बुक्स में एक एक दो दो पोएम्स मैंने ढूंढी, जैसे अम्मा आज लगा दी झूला, या फिर 6 साल की छोकरी, ऊट चला भी ऊट चला, ऐसे पोएम्स। और इंग्लिश में है माई हाउस इज़ रेड, अ हैप्पी चाइल्ड, ऐसे काफ़ी सारी पोएम्स हैं जो बहुत अच्छी है, आप उन्हें लर्न करें। मैंने उन्हें मतलब 2-2 पोएम
हिंदी इंग्लिश की लर्न कर ली थी बहुत अच्छे से। फिर उनको विद एक्सप्रेशंस, प्रॉपर जेस्चर्स, रिदम कि कहाँ पे वॉइस मुझे लो करनी है, कहाँ पे हाई करनी है, मुझे कहाँ पे क्या एक्सप्रेशंस देने हैं, कहाँ पे मुझे बच्चों को इन्वॉल्व करना है, कितनी लाइंस मैं बोलूँगी, कितनी लाइंस के बाद बच्चे रिपीट करेंगे। ऐसे मैंने पूरा मतलब कोशिश की कि मैं पूरी पोएम्स को प्लान कर लूँ और फिर वो मैंने प्रैक्टिस भी की बाकी बच्चों के साथ। मतलब कोशिश की कि आस पड़ोस के कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लूँ और उनके साथ वो मैं प्रैक्टिस करूँ। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ ये इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप उन्हें चाइल्ड अज्यूम कर लें और फिर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो रही मैथ्स की बात, हिंदी और इंग्लिश की पोएम्स की बात। अब मैथ्स के लिए मैंने क्या किया था, फर्स्ट टू फिफ्थ की, मतलब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत मेहनत वाला काम रहा था कि मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ के जितने भी चैप्टर्स थे और मेनली जो थोड़े अलग अलग टॉपिक्स जिनमें मुझे लगे, जैसे फैक्टर्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीपल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये मैंने मेन टॉपिक्स उठाए। और पहले मैंने मेन टॉपिक्स उठाए जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक्टिविटीज सर्च आउट की कि जो बच्चे करके सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, देख के सीखते हैं, अलग अलग तरीकों से जो उनके सीखने के स्टाइल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं उनको कैसे टीच कर सकती हूँ, वो हर टॉपिक वाइज मैंने एक्टिविटीज लिखी। एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, फैक्टराइजेशन, मल्टीपल्स, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के हर टॉपिक के लिए। इसमें आप हेल्प ले सकते हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जैसे कि बोध गुरु और पेबल्स किड्स करके है, एंड आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें वो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ लिखी होती है कि ये टॉपिक आप ऐसे पढ़ाएं, उसमें ये बच्चों को ऑर्गेनाइज करें, ऐसे करें, ये चीज़ें यूज़ करेंगे। तो फिर वो मैंने सर्च कर करके हर टॉपिक के लिए एक्टिविटीज़ लिख ली थी, पूरा मतलब एक कॉपी बना ली थी और उसमें मैं लिखती गई थी साथ के साथ। ऐसे मैंने मैथ्स के लिए प्रिपेयर किया था। और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे बच्चों के लेवल के, कि 5th क्लास तक ग्रामर किस लेवल तक पढ़ा सकते हैं, वो मैंने देखा। और उसके लिए फिर टॉपिक्स लिए, संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउंस, और फिर देखा कि वो कैसे टीच कर सकते हैं। उनके लिए मैंने एक्टिविटीज़ ढूंढी कि कैसे कोई स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है स्टोरी से स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों को उनमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें। हमेशा याद रखिए कि वो एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी समझी जाती है जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्योंकि आप एक टाइम पे अगर 2-3 बच्चों को ही कुछ करवा रहे हैं और बाकी पूरी क्लास खाली बैठी हुई है, वो सिर्फ देख रहे हैं, तो वो बाकी बच्चों के लिए बहुत बोरिंग हो जाता है और वो बिल्कुल फिर इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। उन्हें खुद इन्वॉल्व होना है, वो तभी इंटरेस्ट ले पाएंगे। तो फिर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को ऐसे डिज़ाइन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक ही बार में इन्वॉल्व किया जा सके। ये रही बात हिंदी इंग्लिश ग्रामर हो गया हमारा, मैथ्स हो गया। ईवीएस के लिए भी ऐसे ही मैंने थीम्स उठाए कि हाँ ये थीम्स हैं, जैसे एयर हो गया, सॉइल हो गई, या फिर आवर हेल्पर्स हो गया। ऐसे टॉपिक्स उठाए और उनके लिए मैंने देखा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बच्चों को क्या क्या उनसे सिखाया जा सकता है, और उन चीज़ों के लिए मुझे आसपास के क्या क्या रिसोर्सेज हेल्प कर सकते हैं। तो फिर ऐसे इसमें भी आप थीम्स वाइज, टॉपिक्स वाइज ईवीएस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी लेसन को, किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करें ना, तो ये बात माइंड में रखें कि इंटरव्यूअर का जो रूम होगा वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। डेस्क हो सकते हैं, फैन होगा, विंडो होगी, टेबल होगी उनकी, ब्लैक बोर्ड होगा, पेन होगा, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और उनको मैं एज अ टीचिंग एड कैसे यूज़ करूँ। अगर आप उन चीज़ों को एज अ टीचिंग एड यूज़ करके टीच करके आते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट माना जाता है कि मतलब बहुत प्लस पॉइंट माना जाएगा
कि ये टीचर कितना क्रिएटिव है और कितना सोच पा रहा है कि इन चीज़ों को भी कैसे यूज़ करके बच्चों को पढ़ा दिया जाए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद बात आती है कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, डेमो टीचिंग कैसे इम्प्रूव करें। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना जितने भी आप फ्रेंड्स एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं उतने लोगों का ग्रुप बनाएं, ठीक है। सभी अपनी तरफ से क्वेश्चन सोचें कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये बातें पूछी जा सकती है। उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और फिर वो एक दूसरे के साथ शेयर करें कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ताकि आप सभी के पास एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा कि इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। और फिर 1 बाय 1 आप उन क्वेश्चंस की एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें। प्रॉपर आप भी एक पैनल बना लें कि 4-5 लोग इंटरव्यूअर हैं और फिर एक कैंडिडेट अंदर आता है। प्रॉपर सीरीज वाला आप एक दूसरे के साथ वो जो डेमो टीचिंग वाला, वो डेमो इंटरव्यू वाला जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं। और ये मेरे तो बहुत काम आया था। इसमें मेरी सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प की थी कि मतलब वो मुझसे क्वेश्चंस पूछती थी और मैं उसको आंसर करती थी। हम पूरा प्रॉपर फॉर्मल सेटअप करके रखते थे जिसमें वो बहुत स्ट्रिक्टली मुझसे क्वेश्चंस पूछती थी, मुझे आंसर करना होता था और ऑलमोस्ट मुझे उतनी ही नर्वसनेस होती थी कि मतलब सही कर रही हूँ आंसर या नहीं कर रही हूँ। बाद में वो मुझे फीडबैक देती थी कि हाँ वहाँ पे आप अटक रहे थे, यहाँ पे आप ये आंसर कर सकते थे, यहाँ पे आपने थोड़ा ऐसे आंसर करना चाहिए था। तो फिर ये चीज़ें मुझे बहुत काम आई। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि स्पोकन इंग्लिश के लिए आप क्या करें, मतलब मैंने क्या किया था मैं वो बताऊंगी कि मैंने कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स के लिरिक्स सबसे पहले लिख लिए कि हाँ ये लिरिक्स है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट सॉन्ग सुनने लगते वो समझ में नहीं आता। तो फिर वो साथ ही साथ में बोल के कैसे प्रैक्टिस करूँगी। तो फिर मैंने लिरिक्स लिख लिए, उनका रट्टा मार लिया। फिर मैं बाद में जब वो सॉन्ग प्ले करती, अब मुझे लिरिक्स आते तो मैं साथ के साथ गाती रहती थी, जिसकी वजह से मुझे बोलने की आदत होगी कि मतलब मेरा मुंह अब जो है वो बोल पा रहा है इंग्लिश। तो फिर ये प्रैक्टिस हुई मेरी। सेकंड थिंग थी कि इंग्लिश की पोएम्स जो थी वो मैं पूरा टाइम चला के रखती थी अपने आसपास कि मैं वही रिपीट किए जा रही हूँ। इंग्लिश की पोएम्स हो गई या फिर हिंदी की भी पोएम्स, जब भी कुछ भी काम कर रही हूँ तो फिर वो मुझे पोएम्स भी बहुत अच्छे से याद हो गई थी। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि हाँ आप हिंदी में बात करना बंद कर दीजिए। मैंने ये किया था कि मतलब मैं हिंदी में बात ही नहीं करती थी अपने घर पे किसी से। जो भी मुझे जैसी इंग्लिश आती है टूटी फूटी मैं उसी में बात करती थी। जिन्हें समझ आ रहा है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ आ रहा है मैं थोड़ा अपने हैंड्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी। और ऐसे मतलब मेरी विद इन 1 मंथ इंग्लिश इतनी इम्प्रूव हो गई थी कि मेरा जो इंटरव्यूअर पैनल जो था वो सारे साउथ इंडियन एक्सेंट वाले लोग थे। इंग्लिश उनकी मुझे थोड़ा ऐसे लग रहा था कि पता नहीं समझ भी आई या नहीं, लेकिन वो लोग इम्प्रेस थे। एट लास्ट ऑफ द इंटरव्यू वो लोग इम्प्रेस थे कि मैं बहुत अच्छे से मैंने कम्युनिकेट किया, चीज़ें उन्हें बताई, आंसर्स किए। तो फिर आप कोशिश करके देखिए, शायद आपके भी काम आए। बाकी यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। मुझे और कुछ याद आएगा तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगी। और इनसे रिलेटेड अब अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उन्हें सॉल्व करने की। एंड एट लास्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।